नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता और नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। कल कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी कायम है। क्या सवाल यह है कि मंत्रालय का कामकाज छोड़कर मंत्रियों को चुनाव प्रचार की छूट क्यों मिलती है? साहब, हमारे देश में हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। पिछले 4 साल में 22 राज्यों में चुनाव हो चुका है और हर चुनाव आते ही केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों की फौज चुनाव प्रचार में उतार दी जाती है। आखिर क्यों? क्या करदाता यानी आप और हम, हमारे और आपके पैसे से तनख्वाह लेने वाले मंत्रियों से पार्टी का प्रचार करवाने वाली नीति सही है? क्योंकि मंत्रियों के प्रचार में व्यस्त हो जाने से जनता से जुड़े काम मंत्रालयों में अटक जाते हैं, लेकिन मंत्री जी व्यस्त होते हैं पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में। इसीलिए आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और टैक्स पेयर यानी अपने से तनख्वाह लेकर पार्टी का प्रचार करने की इजाजत देने वाले कानून की जोरदार घंटी बजाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी मंत्री सदानंद गौड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। इस तरह कर्नाटक में 40 केंद्रीय मंत्री, 10 मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में उतरे और मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की प्रचार सेना के साथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार गुरुवार को पूरा हुआ। लेकिन सवाल ये, आखिर मंत्रियों से चुनाव प्रचार कराया क्यों जाता है? चुनावों में मंत्री पार्टी का प्रचार करेंगे तो जनता का काम कौन करेगा? और मंत्रालय का कामकाज छोड़कर मंत्रियों को चुनाव प्रचार की छूट क्यों मिलती है? जैसे कर्नाटक चुनाव की इन तस्वीरों को देखिए। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के लिए रोड शो करने को बुलाए गए। अब आप सोचिए, जिन मंत्री जी ने शपथ ली है, मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो शपथ जब संघ के मंत्री के रूप में ली गई तो मंत्री के तौर पर पार्टी के लिए कैसे प्रचार किया जा सकता है? सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जनता के लिए मंत्री रहते हुए जो तनख्वाह मंत्रियों को मिलती है वो देश के टैक्स पेयर के पैसों से दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जनता के पैसों से सैलरी पाने वाले मंत्रियों को पार्टी के प्रचार के लिए छूट मिलनी चाहिए। ये समझना जरूरी था कि आखिरकार इस मामले में कानून और नियम क्या कहते हैं। देश में कहीं भी कोई चुनाव हो तो उस दौरान कोड ऑफ कंडक्ट तय करने का जिम्मा चुनाव आयोग के पास है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट की रिसर्च की तो पता चला, चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री, चाहे वो राज्य का हो या केंद्र का, वो मंत्री चुनावी क्षेत्र में निजी वाहन में प्राइवेट विजिट कर सकता है। प्राइवेट विजिट के दौरान मंत्री का सरकारी स्टाफ साथ नहीं होगा। कोई भी मंत्री चुनाव के दौरान प्राइवेट विजिट और सरकारी दौरा एक साथ नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर चुनाव के दौरान प्राइवेट विजिट पर आए मंत्री से मिलता है तो ये नियम का उल्लंघन होगा। तो यहाँ सवाल उठता है, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने राज्य में जनता के प्रति जिम्मेदारी और जनता के प्रति अपने कर्तव्य की शपथ छोड़ दूसरे राज्य में पार्टी के लिए प्रचार करने जाते हैं तो क्या वो प्राइवेट विजिट में आता है? और क्या प्राइवेट विजिट के नाम पर मंत्री जनता का काम छोड़कर पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए दिल्ली में एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता पहुंचे पूर्व कैबिनेट सचिव उमेश सहगल और संवाददाता निपुण सहगल ने बात की कानून के बड़े जानकार सुशील वर्मा से। पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी निजी कैपेसिटी में हम उसको करते हैं, पार्टी के मेंबर की हैसियत से करते हैं और ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान है और उसी के अंतर्गत ही होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मंत्री जब जाता है तो अपने निजी वाहन में, मतलब अपना निजी वाहन हो या किसी का निजी वाहन हो, कोई सरकारी गाड़ी नहीं होती उनके पास, कोई सरकारी सिंबल नहीं होता है, केवल उनके पास होता है उनकी अपनी सिक्योरिटी, कोई प्रोटोकॉल भी नहीं होता है उनका। तो इस वजह से जो भी वो करते हैं वो
अपनी निजी हैसियत से करते हैं। एक केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री प्राइवेट विजिट पर, निजी दौरे पर चुनाव प्रचार कर सकता है? व्हाई नॉट, प्राइवेट विजिट पे भी कर सकता है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जो मंत्री है उसने 2-3 कैप्स पहनी हुई है, उसने अपनी पार्टी की कोई कैप भी पहनी हुई है, तो उसके पार्टी प्रेसिडेंट अगर उसको ऑर्डर करता है कि आप जाइए, आप 10 दिन फिलहाल जगह पे चुनाव में जाएंगे तो उसको जाना पड़ेगा। पार्टी के नाम पर मजबूरी बताकर जो नियम और कानून चला रहा है, क्या वो गलत नहीं हो सकता? इस सवाल के पीछे वजह है, देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, फिर आती है मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। नौकरशाह और मंत्री दोनों जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन नौकरशाह को किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की मनाही है। तो फिर मंत्रियों को पार्टी का प्रचार करने की मनाही क्यों नहीं? क्योंकि जिन मंत्रियों को जनता से टैक्स लेकर मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने की सैलरी दी जाती है, उनका इस्तेमाल पार्टी के लिए कैसे कराया जाता है, इसकी लिस्ट जरा देखिए। 10 मई को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने मेगा रोड शो के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्री अनंत कुमार, मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, मंत्री निर्मला सीतारमण, मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, संतोष गंगवार, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सुरेश प्रभु, जितेंद्र सिंह, पीपी चौधरी, आरके सिंह, शिव प्रताप शुक्ला, हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, इतने मंत्रियों को एक साथ उतारा तो क्या मंत्रियों के मंत्रालय का काम छोड़कर पार्टी के लिए प्रचार करने से जनता का काम नहीं रुकता? इस सवाल को लेकर संवाददाता राजन सिंह पहुंचे पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के पास, जो खुद कर्नाटक से प्रचार करके लौटे हैं। मंत्रियों को ये कहा जाता है कि क्या वो छुट्टी लेते हैं, इससे सरकारी कामकाज बाधित नहीं होता अगर पार्टी का काम करने जाते हैं? जितने भी मंत्री लोग यदि चुनाव में जाते हैं वो अपने खर्चे से जाते हैं या पार्टी के खर्चे से जाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जाती, ना ही लेने का अधिकार होता है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत भी ये बंदिश रहती है। और इसके अतिरिक्त शायद ये लोग वो हैं जो सिर्फ 4 घंटे काम किया करते थे, मोदी सरकार 24 घंटे काम करती है। एक दिन भी, अभी हमारे ही कार्यालय में आइए, एक दिन भी फाइल पेंडिंग नहीं रहती। मंत्री जी ने तो कह दिया कि फाइल पेंडिंग नहीं रहती, लेकिन मंत्री जब पार्टी के लिए प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं तो जनता के काम कैसे भूलते हैं, इसका सबूत हमारे पास है। 2017 में जब फरवरी और मार्च के दौरान देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, तब 5 राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार में व्यस्त मंत्री जनता को छोड़ पार्टी के लिए हाजिरी लगा रहे थे। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से ये पता चला था कि चुनाव प्रचार के दौरान 3 कैबिनेट मीटिंग में ज्यादातर मंत्री शामिल नहीं हुए थे। फरवरी 2017 में दूसरी कैबिनेट की बैठक में 52% मंत्री ही मौजूद थे, तीसरी बैठक में सिर्फ 31% मंत्री ही आए और चौथी बैठक में 44% मंत्री ही उपस्थित हुए, क्योंकि उस दौरान केंद्र के ज्यादातर मंत्री 5 राज्यों के चुनाव में पार्टी का प्रचार कर रहे थे। देखिए, कोई माने या ना माने, लेकिन एक बात तो साफ है कि सरकार और पार्टी दोनों अलग अलग है। देखिए, स्पीकर किसी पार्टी का नेता होता है, लेकिन स्पीकर रहते पार्टी नहीं बल्कि सदन की जिम्मेदारी उठाता है। राष्ट्रपति भी किसी पार्टी का नेता चुना जाता है, राज्यपाल भी किसी दल का नेता होता है, लेकिन पार्टी नहीं बल्कि अपने पद की देश के प्रति जवाबदेह जिम्मेदारियां निभाते हैं। फिर मंत्री क्यों पार्टी के लिए प्रचार करते हैं? हमारे ही देश में नेता पार्टी के प्रचार के लिए संसद तक से छुट्टी ले लेते हैं। सांसद सुब्रत बख्शी ने संसद सत्र के दौरान चुनाव प्रचार की बात कहकर 32 दिन की छुट्टी ले ली। सांसद अम्मो बड़ी रामदास ने चुनाव के लिए संसद सत्र से 2016 में 17 दिन की छुट्टी ली। सांसद उदयन राजे भोसले ने 2016 में चुनाव के लिए संसद से 31 दिन की छुट्टी ली थी। जबकि दूसरी तरफ भारत में 67% आम आदमी काम ज्यादा होने की वजह से अपनी छुट्टियां ही नहीं ले पाता। 55% आम आदमी काम ज्यादा होने के कारण जितनी छुट्टियां मिली उतनी नहीं ले पा रहा। 28% आम लोग स्टाफ की कमी के चलते छुट्टी ले ही नहीं पाते। आम आदमी काम की वजह से छुट्टियां नहीं ले पा रहा है और मंत्री क्या कर रहे हैं? मंत्री जनता का काम छोड़कर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इससे कैसे जनता का काम रुकता है, अब आप खुद देख लीजिए।
ये है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली की जनता को प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया गया। लेकिन 2 बार इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन टल जाने से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोर्ट में बताया प्रधानमंत्री के व्यस्त रहने के चलते उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 31 मई तक प्रधानमंत्री उद्घाटन करें या ना करें, 1 जून से हर हाल में एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल दिया जाए। अब सोचिए जरा, क्या शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पार्टी के लिए प्रचार में व्यस्त होने से मंत्रालय में जनता का काम नहीं रुक रहा होगा? सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के लिए पार्टी के लिए रोड शो करने में व्यस्त होने से क्या जनता को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा होगा? मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ छोड़ कर्नाटक प्रचार करने जाएंगे पार्टी के लिए, तो छत्तीसगढ़ की जनता का काम कौन करेगा? इसीलिए संवाददाता आदर्श सिंह अब पहुंचे चुनाव और चुनाव प्रक्रिया पर बारीक नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक सदस्य अनिल वर्मा के पास और पूछा, मंत्री पार्टी का प्रचार करते हैं तो क्या जनता का काम नहीं रुकता? ये लोग जाते हैं एक दिन 2 दिन के लिए भी, तो उनका जो अपना काम है जो उनको करना चाहिए वो तो ज़रूरी सफ़र हो, उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही। और ये ट्रेंड जो है ये तो खैर एक स्टेट का इलेक्शन है। जब बाई इलेक्शंस भी होते हैं छोटे छोटे, उसमें भी हमने देखा है कि मिनिस्टर वहाँ पे कैंप करते हैं जाके 3-3, 4-4 दिन। तो ये तो और एक तरफ यही सरकार बात करती है 1 नेशन 1 पोल, साइमल्टेनियस इलेक्शन, और उसमें क्या रीज़न दिया जाता है कि भाई बार बार चुनाव होते हैं, काम रुक जाता है। तो आप खुद ही तो काम रोक रहे हैं अपना। किसने बोला है आपको कैनवसिंग करने के लिए एक स्टेट के उसमें, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को और स्टेट के मिनिस्टर्स को और दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बुला के वहाँ पे बिठाने के लिए और कैनवसिंग करने के लिए? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक 22 राज्यों में चुनाव हो चुका है। 4 साल में 42 महीने यानी करीब 1290 दिन चुनाव में ही बीते हैं। अब सोचिए, देश में जब 48 महीने के भीतर 43 महीने चुनाव ही चला हो और कर्नाटक जैसे चुनाव में 30 जिलों के 30 मंत्री प्रभारी बना दिए जाएं, तो मंत्री पार्टी के लिए ही प्रचार करेंगे तो जनता का काम कौन करेगा? यहां एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर मंत्रियों से प्रचार करने की वजह क्या होती है? आखिर हर पार्टी का एक संगठन होता है, लेकिन मंत्रियों को जनता का काम छुड़वाकर पार्टी के लिए प्रचार करने को क्यों बुलाते हैं? जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन त्रिपुरा से लेकर कर्नाटक तक के चुनाव में पार्टी ने प्रचार करने के लिए इन्हें खूब भेजा। इसीलिए संवाददाता उमेश पाठक ने लखनऊ में योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा से जवाब पूछा। पूरे देश में हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, हमारे मंत्री भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो जब हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास नेता हैं, हमारे पास कार्यकर्ता भी हैं, तो सब चुनावों में अपेक्षा रहती है, हर राज्य की अपेक्षा रहती है कि हमारे यहाँ फला राज्य के मुख्यमंत्री आएँ। यही एक मुख्य वजह है, क्योंकि मंत्रियों का एक खास आवामंडल, औरा, भौकाल, रुतबा होता है, जो मंत्रियों के पार्टी के लिए प्रचार में उतरने से जनता के सामने प्रत्याशी को फायदा पहुंचाता है। क्योंकि एक सामान्य नेता की बात और एक मंत्री की बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन यहाँ सवाल है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है हर प्रत्याशी को समान अवसर मिले। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो भेदभाव रहित चुनाव कराए, और तब मंत्रियों के सहारे कोई भी पार्टी प्रचार करा के अपने प्रत्याशी को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो क्या चुनावी लोकतंत्र के लिए यह सही है? वो भी तब जबकि चुनाव में मंत्रियों से जनता का काम छोड़ पार्टी के लिए प्रचार कराना हर दल की बीमारी है। पंजाब चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के 5 में से 4 कैबिनेट मंत्री दिल्ली छोड़ प्रचार में व्यस्त थे। दावा है कि तब दिल्ली के मंत्रियों के 1 महीने तक प्रचार में व्यस्त रहने से जनता का काम रुका था। देश में नेता मंत्री पार्टी के लिए नहीं बल्कि जनता के वोट से जनता के लिए बनते हैं, और उसी जनता के पैसे से तनख्वाह पाने वाले मंत्री अगर जनता का काम छोड़ पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो ये कैसे सही माना जाए?
इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, भले देश में मंत्रियों को चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार करने की इजाजत देने वाला कानून और नियम है, लेकिन जरूरत है कि इस नियम में बदलाव किया जाए। देश में जिस गति से हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, अगर उसमें मंत्री काम छोड़कर पार्टी के लिए प्रचार करते रहेंगे तो जनता का काम प्रभावित होगा। इसलिए जरूरी है मंत्रियों को मंत्रालय का काम छोड़कर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कराने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। घंटी बजाओ में आज हम आपको डरे सहमे आतंक के अब्बा की सबसे ताजा तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आतंक के अब्बा समझ गए आप? मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद, जो इस तस्वीर में कांप रहा है। उसका चेहरा उसके दिल का हाल बता रहा है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लाहौर की हैं, जहां पर हाफिज सईद ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत पर हमला बोला। जनरल की किस बात ने आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले हाफिज को परेशान कर दिया है, यह समझने के लिए अब ध्यान लगा के हमारी रिपोर्ट देखिए। नहीं सकते और मैं कहता हूं इंडियन आर्मी अल्लाह के फजल से कश्मीरियों से नहीं लड़ सकती। घाटी में आतंक की पिटाई से कराते आतंक के अब्बा को सुनिए। मैं समझता हूं जिस तरह मोदी बयान बदलता है ऐसे इंडियन आर्मी चीफ बयान बदलता है, जैसे ये सारे ये हो रहे हैं। जनरल की दहाड़ से मानसिक संतुलन खो चुके हाफिज को देखिए। इंडियन आर्मी चीफ भी बिल्कुल हो रहा है, ये बदल बदल के अपने बयान दे रहे हैं। इन बयानों से इंडियन आर्मी का मोराल गिरेगा। ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी से परेशान लश्कर चीफ को सुनिए। इन चीजों से इंडिया के अंदर इंतशार इंशाल्लाह फैलेगा, मुजाहिदीन के अंदर यकसुई पैदा होगी। मौत सामने देख अपने ही देश को कोसते मोस्ट वांटेड को देखिए। मैं पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम को भी और साबिक वजीर आजम को भी खुले लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस मुसीबत से जिसमें तुम आज मुब्तला हो अगर निजात चाहते हो तो फिर मेरी बात सुन लो। मोदी की दोस्ती छोड़ दो, अमेरिका की नौकरी छोड़ दो। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी आतंकवादी की मौत आती है तो वो इस तरह की ऊल जलूल बातें करने लगता है। घाटी में आतंक का खेल अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये बात आपको थोड़ी देर में खुद हाफिज सईद बताने वाला है, जो थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के उसे आईना दिखाने से आग बबूला है। सवाल यह है कि जनरल के किस बयान ने हाफिज का फ्यूज उड़ा दिया है। आर्मी चीफ की किस बात से आतंक का अब्बा रिरिया रहा है। आखिर हाफिज का यह बयान आतंक पर विजय क्यों माना जा रहा है? क्या इसी वजह से वो अब शब्दों का इस्तेमाल तक कर रहा है? मैं समझता हूँ जिस तरह मोदी बयान बदलता है ऐसे इंडियन आर्मी चीफ बयान बदलता है, जैसे ये सारे ये हो रहे हैं। हाफिज सईद के इस पागलपन की असल वजह से हम थोड़ी देर में पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए हाफिज सईद का वो सबसे ताजा भाषण जो उसने लाहौर में दिया, जिससे आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि कैसे जनरल का तीर सीधे निशाने पर लगा है। वो कश्मीरियों लड़ नहीं सकते और मैं कहता हूँ इंडियन आर्मी अल्लाह के फजल से कश्मीरियों से नहीं लड़ सकती। और ये फैसले मैदानों में हो रहे। बताओ तुमने पिछले हफ्ते ये बयान किस बुनियाद पर दिया था कि इंडिया की बंदूक कश्मीर में नाकाम हो चुकी है? आज तुम बयान बदलते हो। मैं समझता हूँ जिस तरह मोदी बयान बदलता है ऐसे इंडियन आर्मी चीफ बयान बदलता है, जैसे ये सारे ये हो रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ भी बिल्कुल हो रहा है, ये बदल बदल के अपने बयान दे रहे हैं। इन बयानों से इंडियन आर्मी का मोराल गिरेगा।
अभी जो आपने बात सुनी वो हाफिज सईद ने अपने बयान की शुरुआत में कही है। इसके बाद उसने कश्मीर में आतंकवाद की हार को भी कबूल किया है। वो हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए आखिरकार जनरल के किस बयान से हाफिज सईद की जिगी बन गई है। हाफिज सईद के इस बयान में कुछ बातों को हमने बीप कर दिया है, जिसमें आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, लेकिन जिस वजह से हाफिज ने ऐसा किया अब वो बात भी जानी। दरअसल आर्मी चीफ ने पत्थरबाजों को कड़ा संकेत देते हुए एक बयान दिया। जो लोग कह रहे हैं आजादी के लिए बंदूक उठा लो, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं कश्मीर के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आजादी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो बंदूक क्यों उठा रहे हो? जिन लोगों को आजादी चाहिए हम उनसे लड़ेंगे, तुम सेना से कभी नहीं जीत सकते। आर्मी चीफ के इसी बयान से हाफिज सईद तिलमिला गया और उसने आनन फानन में लाहौर में एक रैली में जवाब देने की कोशिश की। लेकिन हाफिज सईद ने जनरल बिपिन रावत पर अपना बयान पलटने का भी आरोप लगाया। एक बार फिर सुनिए हाफिज ने क्या कहा। बताओ तुमने पिछले हफ्ते ये बयान किस बुनियाद पर दिया था कि इंडिया की बंदूक कश्मीर में नाकाम हो चुकी है? आज तुम बयान बदलते हो। मैं समझता हूँ जिस तरह मोदी बयान बदलता है ऐसे इंडियन आर्मी चीफ बयान बदलता है। जैसे ये सारे ये हो रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ भी बिल्कुल हो रहा है। ये बदल बदल के अपने बयानात दे रहे हैं। इन बयानों से इंडियन आर्मी का मुराल गिरेगा। हाफिज सईद की इसी बात से लगता है कि जनरल बिपिन रावत ने अपने ताज़ा बयान से उलट कोई बात कही थी। इस बारे में जब हमने रिसर्च की तो हमें 17 अप्रैल को आर्मी चीफ का ये बयान मिला, जिसमें उन्होंने कहा जो घाटी के नौजवान गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास होगा कि बंदूक से उनकी समस्या हल नहीं होगी। बंदूक से ना तो सेना और न ही आतंकवादी अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे। हाफिज सईद इसी बयान का हवाला देकर जनरल पर बयान बदलने का आरोप लगा रहा है, लेकिन जनरल बिपिन रावत के इस बयान से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपना सुर नरम कर रहे हैं, बल्कि वो घाटी के नौजवानों को अपने इस बयान के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो समय रहते वापस लौट आए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाफिज यहाँ अपने हिसाब से बातों का मतलब निकाल रहा है। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। खासतौर से उस समय ये स्टेटमेंट आता है जब उनकी पिटाई ज़्यादा होती है, जिस समय वो डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं। इस समय उनके सभी जितने बड़े उनकी जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, उसके जितने बड़े मिलिटेंट थे, जो लीडरशिप पोजीशंस में थे, कमांडर्स थे, या उनसे सब मारे जा चुके हैं। नए लड़के ज़रूर रिक्रूट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। और अब कोशिश इस बात की हो रही है जो सरेंडर कर चुके हैं पहले उनको दोबारा से ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज सईद के परेशान होने की वजह भी है। ये देखिए, ये घाटी में पकड़ा गया हाफिज सईद का जिंदा आतंकवादी है, जिसे सेना ने जिंदा पकड़कर हाफिज सईद की नींद उड़ा दी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बात अब आपको एजाज गुजरी नाम के आतंकी के कबूलनामे को सुनकर पता चलेगा, जिसने घाटी के नौजवानों में नफरत का जहर भरने वाले पाकिस्तान की घंटी बजा दी है। और जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ तो इससे पहले पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान में जो बैठे हमारे आका कहते थे कि वह इंडिया की फ़ौज ऐसी है वैसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप खुद भी देख लें, आकर इनसे मिलें, इनसे खुद बात करके, इंडिया की फ़ौज के साथ बात करके, अफसर से बात करके आप खुद भी देखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साजिश चल रही है, गेम के तहत हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। तो बस तिमन मोतबाना गुजारिश करान खुदा रहा तुम इन पन्न मालिस माजन खतर वापस, तुम इन पन्न घरन वापस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाफिज सईद की मुश्किल ये है कि एक तरफ उसकी पोल खुल रही है तो दूसरी तरफ सेना आतंक के कांटों को चुन चुन कर हटा रही है। 5 मई की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें सेना ने श्रीनगर के पास आतंकवादियों को
पहले सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब आतंकवादी नहीं माने तो उन्हें गोलियों से भून कर रख दिया। सेना की ये दोहरी रणनीति कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि हाफिज सईद ने खुद कबूल किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के दिन अब गिनती के। दरअसल जनरल पर हमला करते करते हाफिज सच बोल बैठा। इन बयानों से इंडियन आर्मी का मोराल गिरेगा, इन चीजों से इंडिया के अंदर इंतशार इंशाल्लाह फैलेगा, मुजाहिदीन के अंदर यकसुई पैदा होगी, यकजहती पैदा होगी, और वो वक्त आ गया है कि कश्मीरियों ने अपनी आजादी का आखिरी मरहला अल्लाह के फजल से शुरू कर दिया है। तो हाफिज सईद के मुताबिक साल 2018 आतंकवाद की लड़ाई के लिए निर्णायक साबित होने जा रहा है। साल 2016 में घाटी में 150 आतंकवादी मारे गए, जो 2017 में बढ़कर 213 हो गए। वहीं अगर बात इस साल की करें तो 6 मई तक ये संख्या 70 हो गई है। 5 आतंकवादी तो 6 मई को ही मारे गए। ये उसी एनकाउंटर की तस्वीरें हैं जिसमें सद्दाम पोद्दार नाम के आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे, आप बाहर आ जाओ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ, एसएसपी शोपियन। आतंकवाद को लगती इसी चोट से हाफिज सईद बौखला गया है। घाटी में आतंक के पैर कितनी तेजी से उखड़ रहे हैं, ये बात हाफिज सईद बार बार कबूल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस साल हाफिज सईद क्या करने वाला है। आखिर बार बार 2018 का जिक्र करके वो क्या संकेत देना चाहता है, ये सवाल हमने एक्सपर्ट से किया। गोली से आप उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हो और गोली से आप उनको साइकोलॉजिकली और मेंटली एंड इमोशनली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसलिए गोली और बोली का तालमेल बड़ा लाजमी है। कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड एलिमिनेशन बहुत ही नेसेसरी है। हाफिज सईद एक तरफ अपने कमजोर होने का संकेत दे रहा है, तो वहीं घाटी की मुख्यमंत्री अपने सियासी फायदे के लिए आतंकवादियों पर सेना के शिकंजे को कमजोर करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के खिलाफ सीज फायर की मांग कर रही हैं, जिसके तहत उनके खिलाफ चलाए जा रहे सेना के अभियान को रोक दिया जाए। महबूबा की कोशिश ऐसा रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान करने की है, लेकिन महबूबा का इरादा कितना खतरनाक है, ये बात आपको हाफिज सईद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बातों को एक साथ सुनकर पता चलेगा। वो वक्त आ गया है कि कश्मीरियों ने अपनी आजादी का आखिरी मरहला अल्लाह के फजल से शुरू कर दिया है। ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही पत्थरबाजों के हमले में तमिलनाडु के एक पर्यटक थिरुमणि की मौत हो गई थी। अब रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और उसके बाद अमरनाथ यात्रा। इससे चिंतित होकर महबूबा मुफ्ती ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सीज फायर की बात सामने आई। लेकिन महबूबा के इस प्रस्ताव से आर्मी चीफ सहमत नहीं है। उनका कहना है आम नागरिकों की मौत ना हो, इसके लिए हम मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि हमारे लोगों पर फायरिंग नहीं होगी। पुलिसकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, हमारे लोग जो घर लौट रहे हैं उन पर हमला नहीं होगा, उन्हें मारा नहीं जाएगा। सेना मुख्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जब तक युद्ध विराम पर पूरी तरह से फैसला नहीं हो जाता, तब तक कश्मीर में सेना के ऑपरेशन जारी रहेंगे। सूत्रों ने यह भी बात साफ कर दी कि युद्ध विराम लागू किया जाए या नहीं, इसमें सीधे तौर से सेना की कोई भूमिका नहीं है और इस बात का आखिरी फैसला सरकार को करना है कि कश्मीर में युद्ध विराम लागू किया जाए या नहीं। जानकारों का भी मानना है कि ये फैसला अंतिम सांसें गिनते आतंकवाद को ऑक्सीजन देने जैसा होगा, क्योंकि सेना का ऑपरेशन
ढीला पड़ते ही वो एक बार फिर एकजुट हो सकते हैं। घाटी की राजनीति कितनी खतरनाक है, ये समझने के लिए हम रक्षा जानकार से बात की। जो यूनिलैटरल सीज़फायर की बातचीत कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जो हैं वो जान और माल का नुकसान लोकल्स को पहुंचाएंगे, वो सिक्योरिटी कैंप्स के ऊपर हमला करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करेंगे, अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला करेंगे, और हमारी अब बाजुओं पीछे बांध दो और चुप करके हम देखते रहे, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले तो इसके लिए सीज़ फायर जो होता है इट इज़ बिटवीन नेशंस या बिटवीन आर्मीज़, इट इज़ नॉट आतंकवादियों के बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं हम इसके ऊपर ध्यान देंगे अगर ये अपील आतंकवादियों से है और वो आश्वासन दें कि वो किसी प्रकार के किसी भी हादसे को अंजाम नहीं देंगे। इस समय बड़े प्रेशर में है, वो बैकफुट पे हैं। आप उनको टाइम दे दोगे टू रीग्रुप, टू रिवाइव देमसेल्व्स, जॉइन इन फ्रेश फोर्सेस, ताकि आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर हमले कर सके, और हम नहीं अलाउ करेंगे। तो वक्त आतंकवाद पर आखिरी चोट का है, ना कि पीछे हटने का। अब फैसला मोदी सरकार को करना है कि वो वजूद के लिए लड़ते आतंकियों को संजीवनी देना चाहती है या फिर उन पर आखिरी जोरदार प्रहार कर उनका विनाश, क्योंकि घाटी को जलाने वाले पस्त पड़ चुके हैं, जिसने उन्हें मानसिक दिवालिया कर दिया है। जाते जाते आप देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को रिरियाते हुए एक बार फिर सुनिए और जम्मू कश्मीर में आग लगाने वालों की घंटी बजा दीजिए। मैं समझता हूँ जिस तरह मोदी बयान बदलता है ऐसे इंडियन आर्मी चीफ बयान बदलता है, जैसे ये सारे ये हो रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ भी बिल्कुल हो रहा है, ये बदल बदल के अपने बयानात दे रहे हैं। और वो वक्त आ गया है कि कश्मीरियों ने अपनी आजादी का आखिरी मरहला अल्लाह के फजल से शुरू कर दिया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।